नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन के अंतिम दिन कई प्रत्याशियों ने किया नामांकन। इंडियन बैंक चंदौली से चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले 8 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सपा के पूर्व विधायक हाजी अब्दुल समद अंसारी टिकट न मिलने से दिखे मायूस। और एबीवीपी के हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज इकाई के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु में छात्रा के धर्म परिवर्तन प्रकरण के संदर्भ में किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन के अंतिम दिन कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चल रही नामांकन प्रक्रिया में आज अंतिम दिन अलग अलग विधानसभाओं के कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नामांकन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था उत्पन्न न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी से रोहनिया विधानसभा प्रत्याशी के रूप में धर्मेंद्र सिंह दीनू ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अपने समर्थकों संग नामांकन स्थल पहुंचे धर्मेंद्र सिंह दीनू ने कहा कि बीजेपी के कार्य से कोई भी खुश नहीं है। उनकी जितनी भी घोषणाएं थी वो पूरी नहीं हुई हैं। बीजेपी हार रही है और सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। वहीं उन्होंने रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के विकास के संदर्भ में कहा कि उन्होंने रोहनिया के गांव-गांव में जाकर जायजा लिया है। समस्याएं काफी हैं। रास्ते, नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं वहां की जनता को मुहैया नहीं है। वहीं छाछठ गांव जो शहरी इलाकों में आ गए हैं, वहां सीवर की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा से हम लोगों के बीच जाएंगे और सरकार बनाएंगे। भैया, प्रत्याशी के रूप में आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, कौन से दल से आप उतर रहे हैं? आज हमने समाजवादी पार्टी से नामांकन किया है और रोहनिया विधानसभा से। बात अगर की जाए रोहनिया विधानसभा की, तो रोहनिया विधानसभा में कमेरावादी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा हुआ है और रोहनिया विधानसभा में पूर्व में बीजेपी का वर्चस्व रहा है। ऐसे में किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे? तो चुनावी मुद्दा है जो बीजेपी का कार्य है वो कहीं कोई खुश नहीं है और तमाम उसके जो हवाई बातें और झूठ साठ जो बोला गया है 5 साल में कोई पूरा नहीं हुआ है और जो उन्होंने घोषणा किया था 2017 में वो कहीं से पूरा नहीं हुआ है। इसलिए बीजेपी इस बार हार रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। पूर्ण बहुमत के साथ हम 300 सीट से ऊपर जा रहे हैं और इस बार समाजवादी पार्टी सरकार आएगी, अखिलेश जी आएंगे। रोहनिया क्षेत्र के लिए आपके अनुसार कौन कौन से और विकास के पैरामीटर्स हैं जिनको टच करना चाहिए? आप क्षेत्र में घूमे भी हैं, तो क्या कहेंगे कौन कौन से विकास की और योजनाएं जो अधूरी रह गई? विधानसभा रोहनिया में हमने गांव-गांव गए और करीब 95% मैंने घूम चुका है। गांव-गांव में बड़ी समस्या वहाँ पे है और रोड भी नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है और जो नई कॉलोनियाँ बनी हैं उसमें सीवर की व्यवस्था एकदम नहीं है। जो छाछठ गांव करीब शहरी इलाका में आ गए हैं वहाँ पर एकदम सीवर की व्यवस्था नहीं है और सबसे पहला काम रहेगा यही, पहला काम सरकार बनने के बाद कि जो कॉलोनियाँ अभी बीडीए में प्रूफ नहीं है उसको प्रूफ कराएंगे, उनको लीगल दर्जा दिलाएंगे ताकि उनको जो बार बार नोटिस मिलती है वो ख़त्म हो और जो उनकी आवासी है वो पूर्ण रूप से लीगल हो। बात जातिगत समीकरण की, तो रोहनिया विधानसभा हम अपने काम से अपना लोगों से एक समाजवादी पार्टी की विचारधारा से और अपने पार्टी के एजेंडा से और तमाम जो हमारे घोषणा पत्र में 22 घोषणा पत्र किए गए हैं वो सभी को लागू करते हुए अपनी बिजली जो फ्री किया गया है, किसानों को सिंचाई मुक्त किया गया है और लैपटॉप देने की व्यवस्था किया गया है छात्रों को, ये अपना मुद्दा लेके हम जाएंगे और सारे समाज जो है सभी समाज के बीच में अपनी बात रखे हैं और जो हमारा समय बचा है कम दिन उसमें हम उसके बीच में जल्द से जल्द रखेंगे
अपनी समाजवादी विचारधारा से ही हम सबके बीच में जाएंगे और सरकार बनाएंगे। इसी क्रम में कांग्रेस से विधानसभा अजगरा की प्रत्याशी हेमा देवी अपने नामांकन हेतु पहुंची। इस दौरान नियमानुसार एक प्रस्तावक संग उन्हें नामांकन स्थल तक जाने दिया गया, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी कड़ी में भाजपा से विधानसभा सेवापुरी के प्रत्याशी नीलू रतन भी नामांकन करने पहुंचे। अस्वस्थ होने के कारण 4 पहिया वाहन से नामांकन स्थल तक पहुंचे, जिसके बाद प्रशासन द्वारा उन्हें व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई, जिससे सुगमता से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। और मैं जनता के बीच में बराबर चल रहा हूं। अभी थोड़ी बहुत दिक्कत है, महीने 2 महीने में बिल्कुल मैं फिट हो जाऊंगा और जैसे पहले जनता के बीच में भाग दौड़ करके काम करता था उसी तरीके से काम जनता के बीच में। चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? चुनाव पड़ा, इस समय त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है और क्या कैसे कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। 2017 में सेवापुरी की जनता ने एनडीए के ऊपर भरोसा करके सेवापुरी से मुझे सेवा करने का अवसर दिया था और सेवापुरी को हमने मॉडल ब्लॉक बनाने का काम किया और पूरे सेवापुरी का हमने सर्वांगीण विकास करने का काम किया। चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र में हमने सेवापुरी में काम किया है और उसी विकास का जो मॉडल हमने सेवापुरी में तैयार किया है उसी के दम पर पुनः सेवापुरी की सम्मानित जनता के बीच में जाऊंगा और उनके हृदय में जगह बना करके सर्वाधिक मतों से जीत करके इस उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच करके सेवापुरी की जनता का निष्पक्ष भाव से सेवा करूंगा। किस तरह से धन्यवाद देंगे? आपके फिर भरोसा जताया है एनडीए नहीं, देखिए हम एक एनडीए के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया है और हमारे काम से खुश होकर के नेतृत्व ने जो मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे टिकट दिया है, निश्चित तौर पर मेरे ऊपर जो भरोसा नेतृत्व ने किया है उस पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनके सपनों को साकार करने के लिए निरंतर मैं सेवापुरी में 24 घंटे काम करने का काम। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से शहर उत्तरी विधानसभा के प्रत्याशी हरीश मिश्रा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तो मैं भाजपा ज्वाइन करता, मुझे लालच होता तो मैं भाजपा ज्वाइन करता। हम समाजवादी विचारधारा के लोग, सेक्युलरिज्म के हम लोग जो है पक्षधर, इसलिए आज हमको कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दी। जो कैंडिडेट था वो कभी भी किसी भी सवाल पर बनारस के सड़कों पे लड़ा नहीं। हमारा सवाल नाजायज ना हो जाए, हमारा सवाल अनाथ ना हो जाए, इसलिए मुझे AIM पार्टी ने जनाब बैरिस्टर असद उद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे टिकट दिया। मैं चुनाव प्रभावित हुए हैं क्या जी? ओवैसी साहब के विचारों से प्रभावित हुए हैं? अरे मैं तो भारतीय और भारतीयता के विचारों से प्रभावित हूँ। 388 उत्तरी विधानसभा। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी से शहर उत्तरी के प्रत्याशी अशफाक अहमद नामांकन करने हेतु पहुंचे। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी से कैंट विधानसभा प्रत्याशी पूजा यादव ने नामांकन स्थल पहुंचकर नियम अनुरूप अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी कड़ी में अपना दल एस रोहनिया विधानसभा के प्रत्याशी सुनील पटेल नामांकन करने के लिए नामांकन स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने एक प्रस्तावक संग अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इंडियन बैंक चंदौली से चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले 8 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंडियन बैंक चंदौली के लॉकरों से सेंधमारी कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले 8 चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आईजी वाराणसी के सत्यनारायण की अगुवाई में गठित टीम ने सफलता हासिल की, जिसका खुलासा पुलिस लाइन चंदौली में हुआ। ये चोर देश ही नहीं विदेश में भी सक्रिय थे। इनके पास से 15 लाख से अधिक नकदी के साथ ही लगभग 375 ग्राम सोना व चांदी के साथ साथ चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली कि शातिर चोर पड़ाव स्थित कुष्ठ आश्रम के पास मौजूद हैं। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने 8 चोरों को धर दबोचा। इंडियन बैंक का 38 लाकर तोड़ के उसके अंदर जितने जेवरात है, सारे जेवरात और 1.5 लाख रुपया का जो पैसा, ये सब लूट के भाग गया था। और उसके बाद फिर एसपी चंदौली और एडीजी साहब और मैं स्वयं हम लोग जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया, देखा गया तो उसमें जो है पीछे जो बैंक का पीछे की तरफ पूरा जंगल के
टाइप का था, वो पूरा बंजर ज़मीन थी, वहाँ कोई आबादी नहीं है। और पीछे की तरफ एक खिड़की है, उस खिड़की के सारे ग्रिल काट के अंदर प्रवेश किया। फिर उसके अंदर आने पर जो है एक दरवाज़ा था, दरवाज़ा को तोड़ दिया। फिर वहाँ जितने सीसी कैमरा है सारे सीसी कैमरा को डिस्कनेक्ट कर दिया। और ये जो लॉकर का जो मेन डोर है, जो वो उस मेन डोर का जो लॉकर वाला जो पॉइंट्स को उन्होंने गैस कटर से पूरा काट के अंदर प्रवेश करके ये 38 लॉकर को तोड़ दिया था। तो इस प्रकार एक गैंग ऑपरेट किया। तो फिर हमने पूरा जानकारी किया, वहाँ का सारे कौन कौन रुके थे आसपास के इलाकों में पूरा जानकारी किया। और एसपी चंदौली के द्वारा 5 टीमें इसमें गठित किया। फिर 5 टीमों से हम बराबर बात करते रहे। एक टीम को कानपुर भेजा गया था, क्योंकि पूर्व में भी इस प्रकार की घटना 2018 में कानपुर में हुआ। फिर एक घटना जो है 2018 में प्रयागराज में हुआ। फिर नैनी जेल में एक अभी भी ये 2 अभियुक्त अभी भी बंद है। उन अभियुक्तों से पूछताछ के लिए एक टीम हमने जेल अधीक्षक से बात करके वहाँ भी भेजा गया था। तो इस प्रकार पूरे चारों ओर से हम लोग जानकारी हासिल किया। तब ये जानकारी मिली है, ये झारखंड का एक बड़ी गैंग है, वो ये लॉकरों पर और इस तरीक़े से जो है ये लॉकर तोड़ के गैस कटर से ये अपराध कर रहे हैं। तो एसपी चंदौली के द्वारा 3 टीमें रवाना किया गया था। एक रांची की तरफ गई, एक जो है झारखंड में भेजा गया था। और ये साहिबगंज और राजमहल थाना एरिया में काफ़ी ये लोग जानकारी हासिल किया। फिर पूरा जानकारी हासिल करने के बाद फिर एक टीमें जो है फिर दबिश देना शुरू किया। दबिश के दौरान कल रात को कुल 8 अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, अभी 5 फरार है। और ये 8 अभियुक्तों से सोना का ज्वेलरी बरामद हुआ और कुछ चांदी का ज्वेलरी भी बरामद हुआ और 15 लाख रुपया का कैश भी बरामद हुआ। सपा के पूर्व विधायक हाजी अब्दुल समद अंसारी टिकट न मिलने से मायूस दिखे। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी अब्दुल समद अंसारी को टिकट न मिलने से वो मायूस दिखे। इस बाबत उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर की कई पार्टियों से टिकट दिए जाने का प्रस्ताव आया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उनका मानना है कि वो समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही थे और हमेशा रहेंगे। नेता के नाम पे तो बहुत लोग हैं, समाजवादी पार्टी को कैसे हम लोगों ने इसकी सेवा की है। समद अंसारी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये किसी से छुपा नहीं है। हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से हमेशा गरीबों की, मजदूरों की, कौम के प्रति हमेशा हम लोगों ने खिदमत की है और हमारा घर का गेट हमेशा खुला रहा। मगर आज बहुत इस बात की तकलीफ है कि समाजवादी पार्टी के शीघ्र नेतृत्व ने जो फैसला लिया है उससे मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं से यही अनुरोध करूंगा कि जो हमारे समाज के, जो हमारे कौम के बड़े बुजुर्ग लोग फैसला ले उस पर लोग अमल करें। बड़े बुजुर्गों की बात मानना जरूरी रहता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया है, उनकी भी बहुत सारी मजबूरी होगी। इलेक्शन है, बहुत कठिन लड़ाई है, बहुत कठिन सामने वाला दुश्मन है, इसलिए बहुत तरीके का फैसला चला होगा। मगर जिस तरीके से हमारे इस उत्तरी विधानसभा के अंदर प्रत्याशी का चुनाव अप्रत्याशित तरीके से किया गया है, सबसे ज्यादा कष्टदायक यही था। यहाँ पे 17-18 हम दावेदार लोग थे। अगर हम सब 17-18 लोगों में से भी किसी को टिकट दिया होता तो यह तकलीफ नहीं होती। और जो प्रत्याशी आपके बीच आए हैं वो आपके हितैषी नहीं है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। मैं उनके साथ भी बहुत वक्त गुजारा हूँ, मगर उन्होंने हमेशा एक दूसरे को धोखा दिया है, अपने परिवार में धोखा दिया, अपने सगे रिश्तेदारों को धोखा दिया। और उनकी ये पहचान है कि हमेशा बार बार वो धोखा देते हैं, मौके पे मौके पार्टी बदलते हैं। और मेरे ऊपर इस बात का दबाव बनाया गया कि हम पार्टी बदल दें, हम जगह बदल दें, मगर हम लोग मुलायम सिंह यादव के सिपाही हैं, हम लोग अखिलेश यादव के सिपाही हैं। इसलिए हम लोग कहीं कोई जगह नहीं बदलेंगे, जहाँ है अपने नेता का हम लोग इंतजार करेंगे। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं से उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता हमारे बड़े बुजुर्ग की बात मानेंगे। एबीवीपी के हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज इकाई के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु में छात्रा के धर्म परिवर्तन प्रकरण के विरोध में प्रदर्शन किया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी महानगर के हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित एक स्कूल में छात्रा को धर्म परिवर्तन के लिए स्कूल प्रशासन द्वारा दबाव बनाने एवं छात्रा द्वारा इस विषय से आहत होकर आत्महत्या करने के प्रकरण पर पूरे देश में इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदर्शन किया गया, किंतु अभी तक इस विषय पर तमिलनाडु सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से छात्रा को न्याय दिलाने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काशी प्रांत के प्रांत सह मंत्री शुभम सेठ ने कहा कि तमिलनाडु की सरकार जिस प्रकार से छात्रा की मौत के गुनहगार को बचाने का प्रयास कर रही है वो अत्यंत निंदनीय है। इस मौके पर शुभम सेठ, हर्षिता गुप्ता, विपुल सेठ, शिवम शुक्ला, गौरव यादव इत्यादि कार्यकर्ता शामिल रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरिश्चंद्र महाविद्यालय इकाई के कार्यकर्ताओं ने हरिश्चंद्र महाविद्यालय के मुख्य द्वार से होते हुए मैदानी चौराहा तक प्रदर्शन किया है, नाराजगी जताई है, विरोध किया है और एक उग्र प्रदर्शन के रूप में हम अपने बात को बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं। आपको विदित होगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में काम करता है और विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन। कर्नाटक में एक 10वीं की छात्रा जो तंजावुर जिले में पढ़ती थी, वहाँ मिशनरियों द्वारा उसको धर्मांतरण के लिए बहुत प्रताड़ित किया गया, उस पर मानसिक रूप से दबाव बनाया गया और उस छात्रा ने इसको स्वीकारा नहीं और उसने सुसाइड कर लिया। इसके विरोध में जब हमारी राष्ट्रीय महामंत्री तमिलनाडु में जा करके उस परिवार के साथ सांत्वना प्रकट करती है और उनके पक्ष में बोलती है, उस छात्रा को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करती है, तो तमिलनाडु की दमनकारी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और अभी तक पीड़ित परिवार को न पीड़िता को किसी प्रकार का न न्याय मिला है, न किसी प्रकार का उनका सहयोग किया गया है। वहाँ के प्रशासन की भी मिलीभगत दिख रही है और चंद वोटों के लालच में जो वहाँ तमिलनाडु की सरकार इतनी गंदी राजनीति कर रही है और ऐसे सच आवाज उठाने वाले लोगों को जो जेल भेजने का काम कर रही है, उसकी हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता घड़ी निंदा करते हैं। और ये आवाज जो बनारस से हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज से जा रहा है, ये आवाज पूरे देश में गूंजेगा और जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई होगी, यही हम लोगों की मांग है। मऊ के मधुबन सीट से भाजपा प्रत्याशी ने एक सवाल के जवाब में कहा, जो विधायक की कुर्सी पर बैठेगा वही एसपी होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के पुत्र रामविलास चौहान को मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाया है। वहीं रामविलास चौहान जब अपना नामांकन करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया ने जब रामविलास चौहान से मऊ के एसपी का नाम पूछा तो पता चला कि उन्हें मऊ के एसपी का नाम ही नहीं पता है। रामविलास चौहान ने कहा कि जो भी विधायक की कुर्सी पर बैठेगा वही एसपी होगा, मुझे एसपी का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। सैकड़ों लोग आपकी वजह से इस्तीफा दे दिए हैं पार्टी में, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये ऑथेंटिक रिपोर्टें नहीं है जी। भाजपा मऊ के एसपी का नाम क्या है पता है आपको? मऊ के एसपी का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है, जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा वही एसपी है। आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, क्या कहेंगे? हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, आप इसकी जांच क्या वजह? गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट से चार्जशीटेड आप हैं, ऐसे सूचना आई है। कौन कह रहा था कि गाजियाबाद की सीबीआई से हम चार्जशीटेड हैं? जी, कौन कह रहा है? आप पे आरोप लगा हुआ है। कौन कह रहा है? यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेनियाबाग पार्किंग बनने के बावजूद आए दिन क्षेत्र में लग रहे भीषण जाम से जनता परेशान है। बेनियाबाग पार्किंग मिलने के बावजूद भी जनता को जाम का सामना लगातार करना पड़ रहा है। अवैध तरीके से बेनियाबाग पार्किंग के बाहर 4 पहिया वाहन खड़े होने के चलते जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसमें एम्बुलेंस हो या प्रशासन के वाहन सभी इस जाम की चपेट में रहते हैं। मंजू अंसारी जी, बनारस में अगर बात की जाए जाम की समस्या को लेकर लगातार पार्किंग बनी है। बेनियाबाग पार्किंग बनने के बाद क्या लगता है कि बनारस में बेनियाबाग पर जो लगातार जाम मिलता था, क्या पार्किंग बनने के बाद जाम से जनता को समस्या मिल पा रही है? देखिए, जाम से तो सर और परेशानी बढ़ गई आदमी का। पहले इतना जाम नहीं होता था जितना अभी के डेट में बनारस के अंदर जो है हर तरफ रास्ता जाम मिल रहा है। जो रहा बेनिया पार्किंग का सवाल,
वहाँ पे जो है रुपया 75% जो है दुकानदार की गाड़ी वहाँ लगती है, कस्टमर की गाड़ी लगती है। कुछ गाड़ी जो है पैसा देने के चलते पार्किंग होती है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि इसमें खामियां किसकी हैं? जनता की खामियां हैं या यातायात? देखिए, कुछ तो जनता की भी खामियां हैं और कुछ कर्मचारी का भी खामी है इसमें कि बढ़िया से लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसके समस्या के समाधान के लिए क्या हमारे चैनल के माध्यम से यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से क्या कहेंगे? उनसे यही कहेंगे कि जो इनके कर्मचारी हैं थोड़ा इस पर ध्यान दें, मैं जाम थोड़ा कम लगे सिटी के अंदर। और कुछ देखने को मिलता है कि बेनियाबाग पार्किंग के बाहर भी अवैध तरीके से चारपहिया खड़े रहती है, तो इसमें किसकी कमी है? ये तो वही ना बोले कि माने जनता की भी कमी है, सरकार की कमी है कि माने वो बढ़िया से जो है अपना कंट्रोल नहीं कर पा रही। अगर सरकार चाहे तो जो है वहाँ अपनी कर्मचारी खड़ा करा के अंदर पार्किंग करा सकते हैं। सुबह बनारस क्लब के बैनर तले सरस्वती इंटर कॉलेज के छात्रों ने सभी को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु संकल्प लिया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाराणसी में 7 मार्च को होने वाले मतदान में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए सरस्वती इंटर कॉलेज के छात्रों ने एक अलग जगाई। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के तत्वाधान में सूर्या स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज के प्रांगण में संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल के नेतृत्व में लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक करने का छात्रों ने संकल्प लिया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि देश हित में मतदान जरूर करें। लोकतांत्रिक देश में वोट के माध्यम से जनता को अपनी मनपसंद सरकार चुनने का पूरा अधिकार होता है, इसलिए सभी को अपने अधिकारों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि हमें हर काम को छोड़कर पहले मतदान करना चाहिए, साथ ही अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मुकेश जायसवाल, राजन सोनी, मंगलेश कुमार अग्रवाल, अनिल केसरी, प्रदीप गुप्ता एवं कॉलेज के अध्यापक सहित छात्र शामिल रहे। वाराणसी में 7 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज हम लोग सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले सूर्या स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज के प्रांगण में छात्रों द्वारा यह संकल्प कराएं कि वह अपने घरों में और अपने पास पड़ोस के लोगों में जागरूकता लाएं कि वह घर से निकलकर 7 तारीख को मतदान करें। चूँकि मतदान के दिन छुट्टी रहता है, इसलिए कुछ लोग घर पर ही पड़े रहते हैं और घर पर ही एंजॉय करते हैं। यह पर्व जो है 5 साल में आता है, यह महापर्व है। इसको में वो पूर्ण रूप से अपना सहयोग करे और ऐसे प्रत्याशी को चुने जो निर्भीक और निडर और पूरी तरह से आपके क्षेत्र का जो है ख्याल रखे, उसको विजयी बनाकर लोकतंत्र को मजबूत। बनारस पब्लिक स्कूल के उद्घाटन के संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। संस्था मोमिन अंसार वेलफेयर सोसाइटी वाराणसी की ओर से बहादुरपुर पड़ाव स्थित बनारस पब्लिक स्कूल का भव्य उद्घाटन समारोह आगामी 20 फरवरी को आयोजित किया गया है। मुफ्ती बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी की अध्यक्षता में होने जा रहे इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री जमा खान होंगे। इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। इस मौके पर बनारस पब्लिक स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद नासिर अंसारी, हाफिज इरशाद हसन, सगीर अहमद अंसारी इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। 20 फरवरी को बनारस पब्लिक स्कूल का भव्य उद्घाटन होने वाला है, उसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उस दिन शहर के जो बड़े बड़े माननीय लोग होंगे वो सारे लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे और वो बिहार के जमा खान साहब ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, वो चीफ गेस्ट होंगे। उद्घाटन होगा और कितने से कितने तक का ये क्लास चलेगा? ये बहादुरपुर गांव है, गांव में स्कूल जो बना हुआ है उसमें उद्घाटन होगा और इसमें नर्सरी टू क्लास 3rd तक अभी स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद जैसे बच्चे आगे जाएंगे आगे बढ़ते रहेंगे, क्लासेस बढ़ते रहेंगे। मोमिन अंसार वेलफेयर सोसाइटी जो पिछले 6 दशकों से हेल्थ और एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही है, इसके अंडर में कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, मदरसे हैं। इसके अलावा आज जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होने जा रहा है कि हम 20 फरवरी को एक बहुत ही बड़ा स्कूल मॉडर्न टेक्निक्स और आजकल की जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन के ताल्लुक से जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो दूसरे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पूरा कमर्शियल बेसिस पे चल रहे हैं, ये हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि एक अफोर्डेबल रीच में मेन स्ट्रीम जो हमारे स्टूडेंट हैं जो एजुकेशन से अभी पिछड़ रहे हैं उनको हम कैसे इसमें शामिल करें और हमारी जो एजुकेशन होगी थ्रू लर्न विद फन और एक्टिविटी के ज़रिए से होगी
और बहुत ही जस्टिफाइड मैनर में हम लोगों ने कोशिश की है कि समाज का ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से बड़ा तबका इसमें शामिल हो सके, हमारे बच्चे पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। तो ये 10+2 का CBSE पैटर्न के हिसाब से पूरा सब उसके जो मानक्स हैं, उसके जो नॉर्म्स हैं, उसको फॉलोअप किया गया है। और अभी फ़िलहाल हम एडमिशन 20 तारीख से स्टार्ट करने जा रहे हैं और 20 तारीख में हम नर्सरी से क्लास 3rd तक का हम एजुकेशन के लिए हम उसका एडमिशन ये बहादुरपुर पड़ाव बोलते हैं उसको, उसी पे मेन रोड पे लगभग 1 एकड़ का ये भव्य प्रेमाइसेस है, जिसमें प्लेग्राउंड भी है, बास्केटबॉल और टेनिस का कोर्ट रहेगा और सब बच्चों के लिए जितना भी जो हाँ सारी सुविधाएं और आजकल का जो स्मार्ट क्लासेस वगैरह अप टू। काशी विश्वनाथ मंदिर में चल रहे नवाहन पाठ के समापन पर प्रभु श्री राम दरबार की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में चल रहे रामचरितमानस नवाहन पारायण पाठ के समापन के बाद प्रभु श्री राम दरबार की भव्य शोभा यात्रा कैथी मार्कंडे महादेव धाम के लिए निकाली गई। शोभा यात्रा में 151 भूदेव बैंड बाजे के साथ झूमते नाचते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा चौक, मैदागिन, कबीरचौरा आदि मार्गों से गुजरी। इस दौरान रथ पर आचार्य सूर्यलाल विराजमान रहे। रास्ते में राम दरबार की झांकी का दर्शन करने हेतु भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान रास्ते भर लोगों में प्रसाद वितरित किया गया। काशी सत्संग मंडल के तत्वाधान में लगभग 64 वर्षों से निरंतर ये कथा आयोजित की जा रही है। इस शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से सुरेंद्र अग्रवाल, देवेंद्र कुमार पाठक, चंद्रशेखर सिंह, शिवेंद्र पाठक, अमन कुमार सिंह, कृष्णकांत ओझा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन के अंतिम दिन कई प्रत्याशियों ने किया नामांकन। इंडियन बैंक चंदौली से चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले 8 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सपा के पूर्व विधायक हाजी अब्दुल समद अंसारी टिकट न मिलने से दिखे मायूस। और एबीवीपी के हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज इकाई के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु में छात्रा के धर्म परिवर्तन प्रकरण के संदर्भ में किया प्रदर्शन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।